9-0 पर हमले में नजीब या फिर खालिद शहनशाह का किरदार। एक और तहलका खेज इंकशाफ और फिर अगला हिस्सा सबसे ज्यादा अहम कि किस तरीके से नजीब पर फायरिंग हुई। रेंजर्स आ गई, तीन तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग इतनी शदीद थी, ना कभी ऐसी फायरिंग हमने फिल्मों में देखी है ना कभी। किसने रेकी की थी और उसमें कौन मुलव्विस थे। 200 गोलियां बरसाई गईं, लेकिन नजीब बच कैसे गया। स्कूटर किसकी ली गई, कौन से अस्पताल पहुंचा गया, बहादुर अली का किरदार क्या था, बेनजीर भुट्टो ने क्या कहा, 4 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश। और उसी दौरान अल्ताफ हुसैन का अहम ऐलान कि भूख हड़ताल। हुआ क्या था और फिर जब नजीब का जनाजा उठा तो कर्फ्यू का समा क्या था। उस वक्त के कोर कमांडर आसिफ नवाज जंजुआ ने बेनजीर भुट्टो को क्या कहा। 10,000 लाशें उठाने का इशारा किसने किया था। ये सारे अहम इंकशाफात के साथ साथ आप अब जब पहला एपिसोड देख चुके हैं तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे ये तमाम तफसीलात के हुआ क्या। 8-9 बजे का दरमियान का टाइम था। अफ्तार से वापस आ रहे थे हम, गाड़ी में 4 लोग थे। नजीब भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके बराबर बैठा था, पीछे खालिद डालमिया और एक हमारा। इससे पहले कि मैं नजीब के कत्ल पर जाऊं, इससे पहले कि मैं बड़े बड़े वाकयात पर जाऊं, मैं आपको जो चीज का इशारा करना चाहता हूं वो उससे ज्यादा अहम है। हुआ ये कि शहर भर में ये अफवाह फैल गई कि नजीब आया है और नजीब ने 9-0 पर हमला कर दिया है। वो 9-0 कि जो कि अल्ताफ हुसैन साहब यानी कि MQM का उस वक्त मरकज था। और ये वो MQM थी 1990 की, वो MQM थी ऑपरेशन से पहले की, वो MQM थी कि जिसकी सपोर्ट और जिसकी हिमायत उस वक्त लाखों लोग क्या करते। उस वक्त MQM अपने उरूज पर थी, जिसे आप अवामी सपोर्ट की उरूज का कहा जाए। और उसी वक्त बड़े बड़े अहम वाकयात हुए थे। जैसे ही ये इतला पहुंचती है कि 9-0 पर फायरिंग हुई है, वैसे ही ये कहा जाता है कि नजीब खुद आकर उसने ये फायरिंग की है। उसी वक्त तमाम जगहों से लोग हजारों की तादाद में 9-0 का घेराव कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 9-0 पर फायरिंग हुई थी या नहीं थी और उसमें कौन लोग शामिल थे। हमने तहकीकात के लिए उस वक्त के सब अहम किरदारों से बात की और बात करने के बाद हमें मालूम क्या हुआ वो बहुत है। सबसे पहली बात, इस इंकशाफ में सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस फायरिंग के वाकये में नजीब दूर दूर तक नहीं था, बल्कि इसमें अहम किरदार था खालिद शहनशाह। और खालिद शहनशाह कौन सा खालिद शहनशाह? वो खालिद शहनशाह कि जिसे सियासी तौर पर PSF का कारकुन, जिसे सियासी तौर पर यह कहा जाता है कि जिसकी सबसे ज्यादा शोहरत उस वक्त होती है कि जब लियाकत बाग में 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर को शहीद कर दिया जाता है, तो कहा जाता है कि उसके बिल्कुल पीछे खालिद शहनशाह। लेकिन खालिद शहनशाह का उस 9-0 की फायरिंग में क्या किरदार था, उसमें पहली बात तो अहम नुक्ता कि इस वाकये में नजीब नहीं था। तो फिर खालिद शहनशाह ने फायरिंग कैसे की? यहां से सवाल। अब जब हमने तहकीकात की तो सबसे पहले हम गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त के कई अहम रहनुमाओं के पास और हमने उनसे मालूम किया कि वाकया क्या था। वाकया कुछ यूं था कि उस वक्त PSF के एक अहम रहनुमा शाहनवाज शानी, यही शाहनवाज शानी जो कि कई अहम वाकयात में शामिल रहे, उसी शाहनवाज शानी की शादी थी।
और उस शादी के लिए जो डेकोरेशन का इंतजाम करने का जिम्मा लिया था खालिद शहनशाह ने। खालिद शहनशाह बिल्कुल 90 के इलाके में रिहाइश पजीर था पीएसएफ का कारकुन, कई और मामलात में भी इन्वॉल्व, लेकिन उसके बावजूद उसकी रिहाइश थी 90 के करीब यानी कि अजीजाबाद। और उसने वहां पर मौजूद एक डेकोरेशन वाले से कहा था कि तुम सारा इंतजाम करो। जब शादी का वक्त पहुंचा तो उस वक्त उस डेकोरेशन वाले ने मना कर दिया कि मैं लियारी डेकोरेशन का सामान लेकर नहीं जाऊंगा। तूतू में होना शुरू हुई और तूतू में से वाकया फायरिंग के तक पहुंच गया। शदीद फायरिंग हुई और ये 90 से चंद गलियां दूर का वाकया। इस वाक्य के बाद फौरन अफवाह यह फैल गई कि हमला शायद 90 पर हुआ है। सोशल मीडिया था नहीं और उस वक्त खबर का जरिया सिर्फ अखबार होता था। सीना बसीना अफवाह ऐसे फैली कि हमला हो चुका है। मुझे उस वक्त के कई अहम रहनुमाओं ने, एमक्यूएम के रहनुमाओं ने इस बात की तस्दीक की है कि यह वाकया 90 यानी अजीजाबाद के इलाके में तो जरूर हुआ था, लेकिन ये अल्ताफ हुसैन साहब की गली में नहीं हुआ। लेकिन अफवाह फैल चुकी और इस अफवाह ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली थी कि उस वक्त इन दोनों जमातों के दरमियान मौजूद तनाव एक तसादुम की कैफियत इख्तियार करता जा रहा था। जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था उस वक्त इस अफवाह के बाद। सवाल यह था कि अब इस अफवाह को कैसे रोका जाए और खुद एमक्यूएम इस मामले को कैसे। यह हो गया अगला बात। उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो बात थी वो कि नजीब क्या इस हमले में था तो नहीं था। झगड़ा नजीब के करीबी लोगों का था, लेकिन ये 90 के करीब। अगला वाक़या। अब ये कहानियां चलती रहती हैं, इसी में शिद्दत आती रहती है। नजीब के हाथ में एक छड़ी आ जाती है। नजीब का अंदाज ये था कि उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी हुआ करती कि जो आपको नजर आ रही है। अब ये तनाव का कैफियत बढ़ती जा रही थी, वक्त बदलता जा रहा था। इन्हीं दिनों में नजीब और उसके साथ कई लोग, चाहे उसमें जमील अरब हो, नवीर जुबैरी हो और कई लोग पाकिस्तान के सैर पर चले जाते हैं तनाव की इस कैफियत में कि तनाव शायद कम हो सके। मोबाइल फोन होते नहीं है, राब्ते का फुकदान होता है और ये लोग वहां से चले जाते हैं। वक्त है मार्च का इख्तिताम और अप्रैल का शुरुआत 1990। इस सारे मामलात में अफवाहें, जबकि नजीब और उसकी पूरे लोग, उसकी पूरी टीम यहां पर मौजूद नहीं होती है, लेकिन अफवाहें शदीद गर्म होती है कि फला हो गया, फला वाक्या हो गया, कोई क्या किस्सा सुनाता है, कोई कहां का किस्सा सुनाता है। बस किस्से पे किस्सा चल रहा होता है। लेकिन ये पूरी टीम जो कि उस वक्त पीएसएफ की अहम करता धरता टीम थी, वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थी और ना ही उनसे किसी का टेलीफोनिक रब्ता था, क्योंकि जाहिर है ये सफर में थे और उस वक्त मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। कहानी क्या थी? कहानी का नुक्ता आगे चलकर आता है। इन्हीं अफवाहों में एक और बात भी घूमती है कि क्या उस वक्त नजीब ने डायरेक्टर एजुकेशन मोईत फारूकी पर हमला किया है। ये एक और बड़ी खबर है। लेकिन इस खबर से पहले हम चाहते हैं कि अब जब ये लोग उस सफर से वापस आते हैं तो ये तारीख होती है 4 अप्रैल 1990, यानी कि नजीब के वाक़े के सिर्फ 3 दिन। अब होता क्या है? होता यह है कि इस टीम को ये तो मालूम होता है कि इनकी अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इन पर हमला होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल था। अब इसके आगे हुआ क्या? रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था और रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जाहिर सी बात है बहुत सारी इफ्तार पार्टियां होती हैं। 7 अप्रैल के लगभग 8-9 बजे का दरमियान का टाइम था। अफ्तार से वापस आ रहे थे हम, गाड़ी में 4 लोग थे। नजीब के पास जो गाड़ी थी या नजीब जिस गाड़ी में सफर करते थे वो मालूम था कि कौन सी गाड़ी।
नजीब भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके बराबर बैठा था, पीछे खालिद डालमिया और एक हमारा। अब कहानी यहां से आती है 7 अप्रैल 1990 पर, जब एक इफ्तार डिनर में जाया जाता है। उस इफ्तार डिनर से वापसी पर 3 लोग साथ होते हैं, नजीब अहमद, नवेद जुबैरी और खालिद। ये लोग इफ्तार डिनर से आते हैं और उस इफ्तार डिनर में भी जो अहम मौजू गुफ्तगू रहता है वो उस वक्त एमक्यूएम और पीएसएफ के दरमियान तनाव की ही खबर होती है, क्योंकि उससे चंद दिन पहले भी एक बड़ा अहम वाकया हुआ होता है। और वो वाकया ये हुआ होता है कि दोनों तरफ से इस तनाव की वजह से दोनों तरफ के लोग गायब होते हैं। उस वक्त के कोर कमांडर और बाद में एमक्यूएम पर ऑपरेशन करने वाला और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी उस जमाने में जिसने ऑपरेशन किया, वो थे आसिफ नवाज जंजुआ। वो आसिफ नवाज जंजुआ कि जो बाद में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने। वो आसिफ नवाज जंजुआ साहब इस मामलात में कूदते हैं कि जब दोनों तरफ के लोग लापता होते हैं। उस वक्त के कमिश्नर सिद्दीकी साहब को अहकामात जारी होते हैं। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द वहां पर जाता है और उस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अशफाक साहब और दीगर कई लोग शामिल होते हैं। जबकि एमक्यूएम की तरफ से आज का भी एक बड़ा नाम अमीनुल हक साहब भी उस मुज़ाकरात में शामिल होते हैं, जहां पर दोनों के लापता अफराद अगर किसी के पास होते हैं तो दोनों एक दूसरे को देते हैं, यानी कि पीएसएफ के लोग उनके हवाले किए जाते हैं, एमक्यूएम के लोग उनके हवाले किए जाते हैं। तो ये तनाव की कैफियत बरकरार रहती है और उस पर तमाम मुतल्लिका इदारे और तमाम लोगों की बड़ी नजर होती है। खैर, 7 अप्रैल अजान मगरिब का वक्त होता है, लोग इफ्तार करते हैं। इफ्तार खत्म होता है। ये तीनों लोग नजीब, नवेद जुबैरी और खालिद डालिया उस इफ्तार डिनर से निकलते हैं। निकलकर ये जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि रोशनियां कम हो गई हैं। उनके घर के पास स्ट्रीट लाइट्स बंद है, अंधेरा हुआ हुआ है। से गुजरे जो कि हमारा रोज का रास्ता था, तो लाइट गई हुई थी, अंधेरा था, पूरी इलाके की लाइट गई हुई थी। यकदम गाड़ी पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। शदीद फायरिंग होती है। कहा जाता है कि करीबन कोई 200 गोलियां उस गाड़ी पर लगी थी, 200 गोलियां लगी थी। एकदम फायरिंग का सिलसिला रुकता है। अचानक हम पे 3 तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग इतनी शदीद थी, ना कभी ऐसी फायरिंग हमने फिल्मों में देखी है, ना कभी ऐसा सुना। बाद में आप लोगों को पता लगा होगा कि 200 से ज्यादा गोलियां उस गाड़ी पे मारी। नवेद जुबैरी ये देखते हैं कि नजीब जख्मी है, खालिद डालमिया भी जख्मी है। और उसमें हम 3 बहुत शदीद जख्मी हुए थे। नजीब भाई को 2 गोलियां लगी थी, मुझे लगी थी, खालिद डालमिया को 3 गोलियां लगी। जैसे ही फायरिंग का सिलसिला हल्का सा रुकता है, गाड़ी आगे जा नहीं सकती, गाड़ी पूरी छलनी हो चुकी होती है, टकरा चुकी होती है। नवेद जुबैरी दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर वो तेजी से आगे बढ़ते हैं कि कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि अब ये जख्मियों को ले जाया जाए। वही सामने उन्हें एक शख्स स्कूटर पे नजर आता है जो खड़ा होता है। वो भागकर उसकी तरफ जाते हैं, स्कूटर लेते हैं और फिर फौरन वापस आते हैं उस जगह जहां फायरिंग का सिलसिला जारी होता है। नवेद जुबैरी जख्मी है, नजीब अहमद जख्मी है, खालिद डालमिया जख्मी है, गोलियां शदीद लगी हुई हैं। नजीब को नवेद जुबैरी देखते हैं, नजीब को गोली इस जगह लगी। लेकिन अल्लाह का करना था कि हम उससे जिंदा निकले।
तो वहीं से एक जानने वाले की बाइक थी, उस पर हम तीनों, मैं चला रहा था, नजीब और लेकिन नजीब होश में है। जब इन तीनों को हमलावर देखते हैं कि तीनों जिंदा हैं, यानी कि नवेद जुबैरी स्कूटर लेकर वहां पर खड़े, स्कूटर की लाइट खुली हुई है, नजीब को वो बाहर निकालते हैं, खालिद डालमिया बाहर निकलता है, तीनों उस बाइक में बैठते हैं। नजीब कहता है स्कूटर की लाइट बंद करो क्योंकि अंधेरा है, और स्कूटर की लाइट से पहचान हो जाएगी। जैसे ही स्कूटर की लाइट ऑन होती है और फायरिंग शुरू होती है और नजीब कहते हैं लाइट बंद कर, लाइट बंद होती है। ये जख्मियों को लेकर वहां से स्कूटर में निकल रहे होते हैं तो उनके ऊपर शदीद फायरिंग होती है। हमलावरों का शायद टास्क यही होता है कि जिंदा ना बचे। उनको जिंदा देखकर सब हैरत ज़दा होते हैं। जैसे जैसे वो स्कूटर आगे बढ़ती रहती है लोग हिलते रहते हैं, लेकिन ये स्कूटर जा कहां रही, कहां जाएगी? तीनों शदीद जख्मी। जाने क्या होता है। नवेद जुबैरी स्कूटर चला रहे हैं, उन्हें क्या होता है कि वो यकदम स्कूटर का रुख उस निजी अस्पताल की तरफ करते हैं। वहां निजी अस्पताल में पहुंचते हैं, इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही होती है। सिर्फ अगर कोई ज्यादा होश में है तो नवेद जुबैरी, क्योंकि इनके कांधों पर गोलियां लगी। खालिद डालमिया चल नहीं सकते क्योंकि उनके पैरों में गोलियां लगी है। नजीब को सीने में गोलियां लगी। सवाल यह था क्या किया जाए। उस वक्त मोबाइल फोन थे नहीं। यकदम नवेद जुबैरी को 2 नंबर याद आते हैं। वो फौरन पहला फोन तैमूरिया थाने में करते हैं और किस्मत कह लीजिए कि पहली ही बैल पर बहादुर अली, उस वक्त का इंस्पेक्टर, फोन उठा लेता है। मैंने बहादुर अली उस वक्त कैसे चूते तमूरिया के फ़ोन किया। वो नवेद जुबैरी को पहचान जाता है, कहता है कि तुम पे फायरिंग हुई। कह रहा हाँ। वो फौरन वहां पर आता है। 8 मिनट के अंदर अपनी मोबाइल को दिखाते हुए नवेद जुबैरी के नजीब के पास बहादुर अली होता है। इस दौरान वो देखते हैं कि हमलावर ने चारों तरफ से उस निजी हॉस्पिटल को घेर लिया है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरा हॉस्पिटल का अमला और सब लोग जा चुके हैं। और वो अपनी मोबाइल में तेजी के साथ आए और उन्हें हमें रेस्क्यू किया और हमें वो आगा खान अस्पताल ले गए। तब हॉस्पिटल पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इन तीनों जख्मियों को बहुत बुरे हालात के अंदर उस पुलिस मोबाइल के अंदर डाला जाता है। बहादुर अली ऊपर की जगह संभालता है और वो फायरिंग, हवाई फायरिंग करना शुरू करता है। हमलावर पीछे हटना शुरू होते हैं। मोबाइल तेजी के साथ जाती है आगा खान हॉस्पिटल। यहां होती है इस 30 मिनट के एपिसोड में ये बात पीपल्स पार्टी को मालूम होता है कि ये वाकया, हमलावरों को मालूम होता है कि नजीब बच गए। अब अफवाहें, अब 3-4 जगहें कहानियां चलना शुरू हुई। पहली कहानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तनाव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग करमंद। दूसरी बात, शहर में अफवाह तेजी के साथ गर्दिश करना शुरू कर देती है कि नजीब पर हमला हो गया। पूरे शहर में पुलिस अलर्ट हो जाती है, यहां तक कि फौज आ जाती है। दूसरी तरफ हमलावर, तीसरी तरफ शक जाता है एनक्यूएम पर। अभी बात यहां रोकते हैं, 3 सुनते रहिए, आगे चलता हूं। वाज़ेह रहे जो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, शदीद टेंशन मच जाती है। तिबी इमदाद देने की कोशिश की जाती है। हैरत अंगेज बात, आगा खान अस्पताल की मशीन खराब, जख्मी नजीब को बहुत बुरी तरीके से चोटें आई हुई है। जख्म गैर बड़े ही होते हैं। पीएसएफ की इब्तदाई टीम 1 घंटे में, यानी कि 30 मिनट इस पूरे वाक़े को और उसके 15 मिनट के बाद वहां पहुंचती है। जो पहला नाम पहुंचता है वो पीएसएफ के एक अहम रहनुमा रऊफ नागौरी पहुंचते हैं। वो पहुंचते हैं तो नजीब जख्मों की से चूर होता है। नजीब कहता है
रऊफ नागौरी की आंखों में आंसू आ जाते। नजीब क्या कहता है, रो मत, अभी मरा नहीं और ना मरूंगा। दूसरी तरफ खालिद डालमिया दूसरे स्टेशन पर अपने जख्मों से चिल्ला रहे होते हैं। नजीब कहता है, इसको कहो मर्द बने, रोए ना, वरना मैं उठकर इसे थप्पड़ मार दूंगा। खालिद डालमिया ये बात सुनते ही खामोश हो जाता है। शदीद जख्म होते हैं, लेकिन नजीब जब उसे कहता है कि चुप, तो जख्मों से चिल्लाने वाला खालिद डालमिया एकदम खामोश। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमकश चल रही होती है। अस्पताल की मशीन खराब होती है, दूसरी तरफ उसे अब कहां ले जाना, ये बड़ा सवाल होता है। बाहर हालात इंतहाई कशीदा होते हैं। एक तरफ हमलावर, दूसरी तरफ पुलिस रेंजर्स, तीसरी तरफ पीएसएफ और चौथी तरफ अवाम और पांचवी तरफ उस वक्त के कोर। उन्हें अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी बराबर के अस्पताल लियाकत नेशनल ले जाया जाता है। कहते हैं कि अगर उसी वक्त अगर उसकी इमदाद, नजीब को अगर मदद मिल जाती तो शायद वक्त कुछ और होता। खैर, दोबारा खान आते हैं। अब कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन जिंदगी और मौत की कशमकश। तीनों के ऑपरेशन होते हैं। 8 तारीख आ जाती। भाई को 7 अप्रैल को उन लोगों को गोलियां लगी और 8 अप्रैल को उनको वैन पे डाल दिया गया। मगर बड़ी हैरान कुछ बात ये थी कि आगा खान अस्पताल की सीटी स्कैन की मशीन खराब थी। उनको लेकर नेशनल ले जाया गया और जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया उसमें ऑक्सीजन भी नहीं थी। मैं और खालिद डालमिया का हमारा ऑपरेट आगा खान में हो रहा था, उनको वहाँ ले जाया गया और रात गए, सुबह के करीब उनका ब्रेन का ऑपरेशन किया गया। उसके बाद 8 अप्रैल को उनको वैन पे डाल दिया गया। दूसरी तरफ सारा मलबा, सारा इल्जाम दोनों एक दूसरी जमातों पर डाल रहे होते। उसी वक्त अल्ताफ हुसैन साहब एक फोन आता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा उसी वक्त कहती है कि फौज इसमें मामले में मुदाखलत करे। आसिफ नवाज झंझवा साहब उस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक 90 पे राब्ता करते हैं। उस राब्ते की खबर में क्या होता है ये बाद में आपको मैं बताऊंगा किसी और एपिसोड में। लेकिन रात से ही गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और पहली गिरफ्तारी जो होती है वो होती है खालिद बिन वलीद। और फिर ये मामला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। एमकेएम इस सारे मामलात पे ये कहती है कि ये उनकी तरफ से नहीं किया गया, बल्कि ये कोई तीसरे हाथों ने ये कार्रवाई की है ताकि इल्जाम एमकेएम पर है। एमकेएम इस सारे मामले से डिनाइल पे जाती है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि खुफिया हाथ हैं जो दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। 8 तारीख रमजान मुबारक का महीना, अप्रैल 1990। जिंदगी और मौत की कशमकश चल रही होती है और यहां पर हालात इंतहाई कशीदा होते हैं। डॉक्टर्स बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और 2 लोग नवेद जुबैरी और खालिद डालमिया को क्लियर कर देते हैं। लेकिन 9 तारीख को नजीब को आईसीयू में रखा और फिर 2 दिन मजीद जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद नजीब इस दुनिया से चला जाता है। और 11 अप्रैल को उनको शहीद डिक्लेयर किया गया। 11 अप्रैल की सुबह उनको शहीद कर दिया गया। इस वाक़े का सियासत पर और हर जगह बड़ा गहरा असर पड़ा, क्योंकि चपकलिश उस वक्त एमकेएम और पीएसएफ के दरमियान होती है। एक एफआईआर करती है जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब का भी जिक्र किया जाता है। गिरफ्तारी की बात की जाती है तो उस वक्त के कोर कमांडर तो बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम बुलाती हैं
70 क्लिफ्टन। उस वक्त बिलावल हाउस नहीं होता, उस वक्त होता है 70 क्लिफ्टन। उस 70 क्लिफ्टन में उस वक्त के कोर कमांडर आसिफ नवाज जंजुआन। तनाव की हालत में कहा जाता है कि इस मामले में गिरफ्तारियां की जाए। आसिफ नवाज जंजुआ ये कहते हैं कि अगर ये गिरफ्तारी हुई तो इस वक्त 10,000 लोग मरेंगे। की शहादत, क्योंकि टेंशन थी 7 अप्रैल के बाद से ही शहर में फौज आ चुकी थी, चारों तरफ हर तरफ जहां से लोग गुजरते थे टैंक थे, मतलब गाड़ियां थी, जैसे कि फौरन फैसला होता है। बेनजीर कहती है फिलहाल कोई गिरफ्तारी ना की जाए। जो खालिद बिन वलीद गिरफ्तार होते हैं उसके अलावा गिरफ्तारियां नहीं होती। दूसरी तरफ एमक्यूएम, पूरी एमक्यूएम उस वक्त भूख हड़ताल पर बैठी। पता ही होगा कि 90 के अंदर भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे अल्ताफ हुसैन समेत पूरी एमक्यूएम। एक बड़ा टेरर था शहर में, पता नहीं व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। इस कत्ल के पीछे कौन था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त कहानी नजीब की है तो जरा सा यहां बात करते हैं नजीब। एक और सवाल और उसके बाद मैं आगे कहानी सुनाता हूं कि वो भूख हड़ताल में कैसे खत्म हुई और उसके बाद पीएसएफ का मामला क्या हुआ और हुकूमत कैसे गई। लेकिन एक जुमला जरूर बताना चाहता हूं। नजीब कराची का महाजिर, वो नौजवान कि जो कि अभी बहुत नौजवान, 23 साल का लड़का, लेकिन अपनी शोहरत की बुलंदियों पर। अगर उसके पास कोई शख्स या कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बच्ची अगर मामले के लिए आता था तो वो बहुत जज्बाती हो जाता था। उसे एक बार मालूम हुआ कि एक डायरेक्टर है फारूकी साहब, वो खवातीन को और बच्चियों को काफी जिनसी तौर पर हिरासा करते हैं। नजीब को नहीं मालूम था कौन, नजीब ने उसको देखा नहीं। एक दिन होता ही है कि नजीब और उसके साथ जमील अरब उस वक्त के वजीर तालीम खुर्शीद शाह के दफ्तर जाते हैं। उस दफ्तर में अंदर खुर्शीद शाह से मिलने के लिए जमील अरब अंदर चले जाते हैं। नजीब बाहर बैठे होते हैं। तो एक शख्स आता है और खुर्शीद शाह के सेक्रेटरी से कहता है कि अंदर बताएं फारूकी साहब आए। नजीब कहता है ये तो वही फारूकी साहब है। और फिर थोड़ी देर के बाद आवाजें आती हैं कि तुम ही हो ना वो फारूकी। सारा स्टाफ वहां खड़ा हो जाता है। अगर नजीब को किसी मामले का मालूम होता था तो फौरन उस मामले में कूद जाता था, ये बात सोचे बगैर कि उस जगह का प्रोटोकॉल क्या है और क्या मामला। क्योंकि नौजवान, एक जज्बाती सियासी नौजवान कि जिसको उस वक्त कायदे तुलबा कहा जाता, उसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैलती। 4 दिन तक कराची की सड़कों पर पुलिस के साथ फौज भी नजर आती। हरदम यह खतरा रहता है कि कोई बड़ा तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन जो पार्टी हुकूमत का हिस्सा होती है, 90 को चारों तरफ से उनके कारकुनान ने घेरा होता है। पीएसएफ के तमाम कारकुनान दूसरी तरफ मौजूद होते हैं और फिर जनाजा होता। नजीब सबके जहन में यह होता है अब हालात कंट्रोल से बाहर। कहा जाता है कि नजीब की तदफीन के बाद शहर के हालात क्या होंगे कोई नहीं जानता। नजीब की करीबी टीम के जिन्होंने उस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बेतहाशा कुर्बानियां दी होती हैं, आज किस हाल में। वो 90s का वक्त जो उन्होंने गुजारा होता है, जेल, कोड़े, सियासी तसादुम, दहशत, खौफ, उस पूरी टीम को आज की पीपल्स पार्टी ने साइडलाइन क्यों कर दिया। और सारे नए लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो कि खास तौर पर बेनजीर के साथ होते थे, वो सब इस वक्त किनारा कश क्यों।
और इस वक्त चलने वाली जरदारी साहब की टीम है या बिलावल भुट्टो, इस पर एक प्रोग्राम बाद में करूंगा। लेकिन अब यहाँ से कहानी का अगला सिलसिला शुरू होगा। वो भूख हड़ताल कैसे खत्म हुई, क्योंकि इस सारे मामलात में कशीदगी थी और सिर्फ 3 महीने के बाद अगस्त 1990 इस पार्टी की हुकूमत चली जाती, कहानी बदल जाती है। नवाज शरीफ आ जाते हैं, एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा होती है, लेकिन वही आसिफ नवाज जंजवा साहब कोर कमांडर से अब बन चुके होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नवाज शरीफ हर सूरत में पीपल्स पार्टी से बदला लेना चाहते हैं और आसिफ नवाज जंजवा साहब के दोनों जमातों से मामलात कुछ और हो गए। आगे की कहानी क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन यहां नजीब का किरदार अभी खत्म नहीं है। यहां पर उसके जनाजे के बाद क्या कुछ होता रहा, इस पर हम अपने अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।